एक प्रश्न और आया है, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच, 192 पेज है, किन्हीं दो ध्रुवों के बीच का मतलब क्या है? इस प्रकार से धारक वाहकता एक ध्रुव, सहअस्तित्व एक ध्रुव, मानव प्रयोजन, जीवन प्रयोजन एक ध्रुव के रूप में पहचान रहे हैं, है ना। संदर्भ अनुसार किन्हीं दो ध्रुवों के साथ संयोजित रूप में हर अध्ययनशील मेधावियों को सहज सुलभ होने की कामना से मध्य दर्शन है। कोई भी चीज बनाने के लिए हमको दो एंड लेना पड़ता है, उसके बाद चीजों को तय कर सकते हैं। इसको दो ध्रुव बोल रहे हैं। जैसे मानव सुखी होना चाहता है और मानव में सुखी होने की संभावना है, अब कोई चीज बनेगा। मॉडर्न जो विचारधारा कहती मानव सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी होना संभव नहीं है, इसको लेकर उन्होंने पूरा फिलॉसफी बनाया है। पूरी फिलॉसफी यही है, मानव सुखी होना चाहता है, सुखी होना संभव नहीं। ठीक है, यहां क्या है, मानव सुखी होना चाहता है, सुखी होना संभव है। उसकी कंडीशन क्या है? यह है मानवीयतापूर्ण आचरण। इन तीनों के बीच में बनाया। तो यहां तीन तीन चीज लिया गया है, अस्तित्व, दर्शन, जीवन, ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण, न्याय, धर्म, सत्य। यहां तीन तीन चीजों को लिया गया। तीन चीजों को फिर मतलब दो ध्रुव में तो समझ आ रहा है कि आप स्टार्टिंग, एंड और बीच का, तो तीन में क्या किया जा रहा है? मानवीयतापूर्ण आचरण भी होगा, अस्तित्व, दर्शन है, जीवन, ज्ञान है। इन दोनों होगा तो तीसरा एक मानवीयतापूर्ण आचरण आएगा, नहीं तो नहीं होगा। श्रम, गति, परिणाम अंत में तो जैसे आपने कहा कि सुखी होना, सुख है और एक सुखी होना संभावना है, लेकिन जब वो संभावना वास्तविकता में बदल जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी ना, तो डिसॉल्व हो जाएगी, एक पे आ जाएगा। हाँ, एक पे आ गया माने अनुभव पे आ गया, क्योंकि अनुभव एक है। पर भैया इधर तो हर ध्रुव पे पहुंचने का रास्ता है ना, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे भी पहुंचने का रास्ता होगा। हाँ, अभी तक भैया इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, हम अमानवीय संसार में हैं। ये एक अलग गांव है, एक अलग दुनिया है, और ये एक अलग दुनिया है। इन दोनों का संबंध नहीं है। यहां रह के वहां का सुख नहीं मिलेगा, इसको छोड़ के ही वहां का सुख मिले। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम यहां रह के हुए ये सब करते हुए वो वाला चाहते हैं सुख, वो प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा बदमाशी करूं, थोड़ा सिनेमा देखूं, थोड़ा लड़ाई कर लूं और फिर निरंतर सुखी रहूं, ये नहीं होगा। थोड़ा शोषण करूं, कोई मेरा थोड़ा शोषण कर ले और ऐसा करके न्याय हो जाए, ये नहीं होगा। तो एक गांव कह रहे हैं इसको, प्रीहित लाभ का एक डोमेन है जहां पर कुछ भी कर लो नहीं होगा। सारा कैलकुलेशन लाभ के अर्थ में है। मैं यहां बैठा हूं तो मेरा कितना पैसा बन रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, ये कैलकुलेशन है। और इसमें जो है हमको हमेशा संग्रह चाहिए, और संग्रह हुआ माने सुख नहीं हुआ। संग्रह को खत्म कैसे करेंगे? मान लो हो गया तो फिर इसको वितरण, विनिमय पूर्वक इसको खत्म करना पड़ेगा। तो लाभ दृष्टि से संग्रह बन जाएगा। संग्रह बन जाएगा तो आगे की पूरी वैचारिक प्रक्रिया ही रुक गई। तो इसलिए लाभ दृष्टि को समाप्त करना पड़ेगा। वो समृद्धि एक दृष्टि है, उसके बाद सदुपयोग है। तो एक साथ सब नहीं होगा, संग्रह और स्नेह नहीं होगा। संग्रह के साथ संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, अभिनिवेश ये चलेंगे। पतंजलि महाराज बोल के गए, पंच क्लेशा, 5 क्लेश हैं। संग्रह को क्लेश बोला, द्वेष को क्लेश बोला, अविद्या को क्लेश बोला, अभिमान को बोला, और अभिनिवेश माने भय। इसको बाबा जी ने सीधा किया है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। इसको बौद्धिक नियम नाम दिया। एक के साथ पूरे 4 यार बैठे रहेंगे। ये
मुझे नहीं समझ आया। चार बाबा जी चार ध्रुवों की बात कर रहे हैं। सहस्तित्व एक है, मानव प्रयोजन एक है, जीवन प्रयोजन एक है और धारक भागता एक है। इन चार ध्रुव में से किन्हीं दो ध्रुव की संयोजित रूप में हर मध्य अध्ययनशील मेधावियों की सहज सुलभ होने की कामना। कोई भी एक लेंगे ना, कोई भी दो लेंगे तो उसमें चीजें ड्रॉ हो जाएगी, आप बाकी दोनों मिल जाएगा। हाँ हाँ, पहले कोई होगा, बाद में दूसरा आएगा ही आएगा। जैसे परंपरा में एक बहुत फेमस तर्क है कि पहाड़ की चोटी में उतर गए, पहुंच गए, फिर क्या करोगे? आप थोड़ा देर टहल सकते हो, नीचे तो आना ही पड़ेगा, है ना। माने पूर्णता के बाद क्या? पूर्णता के बाद नीचे आना। बाबा जी ने कहा कि नहीं, पूर्णता के बाद पूर्णता की परंपरा। ये नया तर्क है, कोई नहीं बोल रहा है। प्राणावस्था की एक प्रजाति बन गई, उसकी कंटिन्यूटी हो गई, उसकी परंपरा बन गई। उसके बाद अनुसंधान हुआ, नई प्रजाति आई, उसकी परंपरा बनी। फिर मानव आया, फिर क्या होगा? मानव में मानव की परंपरा बनेगी। अभी जो स्थिति है उसमें मानव की परंपरा नहीं बन सकती। मानव मर के ही रहेगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा। वहां पहुंच रहे हैं हम। तो पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता। तो ऐसे नए नए तर्क देकर उन्होंने अपनी बात को बोला। यह तर्क नहीं है। मानव सुखी होना चाहता है, सुखी होने की संभावना है, और उसका स्वरूप यह है। इसमें पूरा दर्शन है। संप्रेषणा श्रुति पूर्वक कैसे हो सकती है? वैसे सेम विधि है कि अनुभव का श्रुति हुआ, श्रुति को फिर संप्रेषणा किया गया। हम लोग क्या करेंगे? संप्रेषणा सुनते हैं। जैसे मुझे जो सबसे पहले अच्छा क्या लगा, इतना तर्क संगत अभी तक मैंने सुना ही नहीं। मुझे पहली चीज तो वही अपील की, इतना तर्क संगत हो सकता है क्या? तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल विज्ञान को पढ़ने वाले थे, हमको लगा कि इतना लॉजिकल है। तो तर्क संगतता से फिर आगे गए कि उसके ऊपर में क्या है। तो तर्क अंततः किसी मान्यता के आधार पर है। इन तर्कों को सुनते सुनते मूल मान्यताएं जो है 20, 25, 50 वो आ गई सामने। फिर इनमें से एक एक मान्यता को जांचे कि ये मैं चाहता हूं कि नहीं। जैसे मैं अमर होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं? हाँ, हर मानव अमर होना चाहता है। मैं अजय होना चाहता हूं, गलती नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही है, मैं गलती नहीं करना चाहता। तो उनको चाहा कि हाँ, ये मान्यताओं को मैं अपने में तो चाहता हूं। समाज ऐसा हो, जैसे गुंडा भी चाहता है कि उसका जो नौकर है, उसका जो प्यादा है वो ईमानदार हो, है ना। डॉन भी चाहता है कि उसका जो प्यादा है, सिपाही है, वो ईमानदार। तो ईमानदारी सर्व स्वीकृत वस्तु है। साधु को भी ईमानदार शिष्य चाहिए और डॉन को भी ईमानदार शिष्य चाहिए। तो ईमानदारी सर्व स्वीकृत वस्तु है। इस ढंग से हम देख रहे हैं कि ये चीजें सब स्वीकार रहे हैं, मैं भी स्वीकार रहा हूं। मैं पर धन करूं, पर नारी, पर पुरुष करूं, पर पीड़ा करूं, मेरे को स्वीकार हो जाता है थोड़े समय के लिए। लेकिन हमारा भाई करे, हमारी मां करे, हमारी बहन करे, हमारे पिता करे, हमारी पत्नी करे, हमको नहीं स्वीकार होता। तो ये चीजें अस्वीकृत ही है समाज में। आदमी इसको नहीं स्वीकार सकता। थोड़े समय के लिए दबाव में स्वीकार किया, बाद में बोलता है नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो इसके मूल मान्यताओं तक हम पहुंचते हैं। पहला संप्रेषणा के द्वारा मूल मान्यताओं तक है। उसके बाद एक जद्दोजहद बड़ी लंबी है कि इन मूल मान्यताओं को मैं स्वीकार लूं अपने में। नहीं, संप्रेषणा मतलब उनकी संप्रेषणा। हाँ, उनकी संप्रेषणा। अपनी मान्यता। हाँ, कोई भी जागृत व्यक्ति या जागृति का इच्छुक व्यक्ति के संप्रेषणा को सुन के हम उसके मूल मान्यता तक पहुंच जाते हैं। उस मूल मान्यता तक पहुंचने के बाद अब हमको लगता है कि ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, आज चाहिए कि कल चाहिए। कुछ चीजों को आज में रखते हैं, कुछ को कल करेंगे करके कुछ बदमाशी करते रहते हैं, और ये दुनिया चलती रहती है। ये सामान्य जिंदगी है। जब जब करते हैं तब तब खराब लगता है। अब कल से नहीं करेंगे, करने के तुरंत बाद या करने के तुरंत पहले बोल लेते हैं कि कल से ये बंद है, आज कर लो, और ये चलते रहता है। और कम करेंगे सोचते रहते हैं। कुछ लोग सफल भी होते हैं। ये प्रक्रिया है। लेकिन एक दिन ये स्वीकारना ही पड़ता है कि इसको मैं पूरा ही करूंगा। जिस दिन वो स्वीकृति बन गई, उस दिन एक अलग प्रकार के गांव में हम शिफ्ट हो गए।
हम अपने जीवन के स्तर पर नहीं स्वीकार पा रहे हैं कि मैं ये करूंगा। करना तो बात की बात है, छोड़ दो भाई, मैं बहुत बिल्कुल अपनी देखी हुई बात बता रहा हूं। करना या नहीं करना तो अलग बात है, करूंगा इसी को नहीं स्वीकार कर पाता हूं। बाद में करूंगा, डेट दे देते हैं 10 साल 15 साल आगे का। तो वो स्वीकृति बनना, मूल मान्यताओं के लिए स्वीकृति बनना एक बड़ी प्रक्रिया है। उसका विधि क्या है? उसका विधि वैसे वातावरण में जीना, ऐसे लोगों के सानिध्य में जीना, ऐसे अभ्यास करना, इससे स्वीकृति बनती है। बहुत सिंपल, इसलिए अभ्यास है। स्वीकृति बनी, उसके बाद धीरे धीरे अच्छा होता है। तो भैया अभी मेधा पे बात हुई नहीं है, पर तर्क लाइक स्मृति में जो स्मरण है उनको जोड़ना तर्क पूर्वक, ऐसा मेधा वो बोल रहे हैं, तो संप्रेषणा मेधा ही है। मेधा से संप्रेषणा है। संप्रेषणा जो है चित्रण और विश्लेषण का मिला जुला स्वरूप है। संप्रेषणा में चित्रण है ही है, चित्रण सही होना पहले चाहिए। चित्रण सही हुआ है माने हमारा श्रुति सही हुआ है या बोध सही हुआ है, तब हमारा चित्रण सही हुआ। चित्रण के अनुरूप जो विश्लेषण है, कब, कैसे, कहां, क्यों, इसका नाम है विश्लेषण। जैसे मैं मान लीजिए स्वधन करूंगा तो कहां करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, इसका जो उत्तर है यह संप्रेषणा में। इसका कोई एक जगह हमको चुनना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। कोई एक समय चुनना पड़ता है, कोई स्थान चुनेंगे, कोई जगह चुनेंगे, फिर कोई इकाइयां चुनेंगे, कोई मनुष्य भी उसमें चुनाएगा, वो पूरा एक सिस्टम चुनाएगा। ध्वनि, शब्द, नाद और भाषा, इन सबको मिला के भाषा बोलते हैं। ध्वनि, शब्द और नाद मिला के भाषा में ये सब जुड़ा रहेगा। अभी अपने चारों अवस्था के साथ अगर देखें तो प्राणावस्था में, पदार्थ अवस्था में सिर्फ ध्वनि, प्राणावस्था में सब जगह ध्वनि ही है। जानवरों में भाषा का बहुत आंशिक रूप है, जीवावस्था में भाषा का आंशिक रूप है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है उनके ध्वनियों में। मनुष्य के संपर्क में आने से वैरायटी है। जैसे तोता है, 200-400 शब्द बोल ले रहा है मानव के संपर्क में, बिना मानव के संपर्क में नहीं बोल पा रहा है, कम है उसका रेंज, है ना। मानव तो बहुत सारे शब्द बोलवा लेता है, बिना मानव के अकेले नहीं बोलता वो। तोता, मैना और भी कुछ कुछ है। जो भी बोलेंगे वो जिंदा रहने के। हाँ, तो वहां भाषा का बहुत प्रारंभिक स्वरूप आया है। वहां भी आप देखेंगे कि शरीर अधिक डेवलप है, वहां कल्पनाशीलता कम डेवलप है। जैसे बंदर है, बंदर कपड़े पहन सकता है, मतलब छाल लपेट सकता है, पत्ते लपेट सकता है, वो उसके हाथ पांव ऐसे हैं, लेकिन उसको अभी शर्म नहीं आई है ना। जो तो शर्म आना जो है वो मानव को ही आया है, मानव से पहले वो पैदा हुआ है ना। उसके बावजूद अभी तक नहीं आया, तो हमने मान लिया है कि अब नहीं आएगा। तो कल्पनाशीलता कम डेवलप है, शरीर ज्यादा डेवलप है। यदि आप देखेंगे मानव में भी हम देखेंगे तो कल्पनाशीलता ही कम डेवलप है, शरीर से उससे ज्यादा कर सकता है। जैसे कंप्यूटर अभी हमने बनाया, अभी बनाया 50 साल पहले, है ना। कल्पनाशीलता 50 साल पहले ही कंप्यूटर बनाने लायक हुई। शरीर तो 5000, 10,000, 2 लाख साल, वैज्ञानिक तो 2 लाख बोल दिए हैं। 2 लाख पहले साल से, 2 लाख वर्ष पहले से ये शरीर है, लेकिन इस शरीर के द्वारा गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल बनाना, ये 200-300 साल पहले हुआ है बस। कल्पना ही डेवलप नहीं हुई। एरोप्लेन 100-100 साल में हुआ है। तो प्रकृति में शरीर ज्यादा डेवलप मिल गया है बहुत जगह। तो भैया इस तरीके से अगर देखें तो प्रोग्रेस जो हो रही है कल्पनाशीलता में, वो पिछले कुछ सालों से बहुत
कहीं बढ़ गई है। ऐसे ही है। आप सोचो, मैं बहुत ये करता हूँ कि जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदमी अनाज खा पाता था क्या? चावल को आप खा लेंगे? कितना खाएंगे? दांत टूट जाएगा। पीस के खाएंगे, कितना खाएंगे? कच्चा। चावल नहीं, मतलब आग का आविष्कार नहीं हुआ, मतलब हमारे पास पानी का स्टोर करने का बर्तन नहीं था, भिगा के कोई चीज नहीं खा सकते। नदी में जाएंगे, वहां शेर बैठा था। गर्मी के दिनों में शेर नदी में स्थायी डेरा डाल देता है। लोग यहीं आएंगे, बोले यहीं खाना है कि नहीं? तो आप सोचो वो कैसा जिया होगा, वो क्या खाया होगा। अच्छा, मान लो लकड़ी का डंडा बनाने में उसको कितनी मेहनत लगी होगी। एक पेड़ काटने कैसे काटता होगा? पत्थर से। आप कभी एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट के देखिए, कुल्हाड़ी से नहीं बनेगा, है ना? हाँ, और लकड़ी से वो काटा होगा, पत्थर से कैसा काटेगा? एक पेड़ को नीचे गिराना कई दिनों का काम था। उससे फर्नीचर वो बना ही नहीं सकता था, पट्टे बना नहीं सकता था, तो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो केवल पत्तियां खा के जी रहा है। कच्चा मांस को दांत से फाड़ नहीं सकता। दांत ऐसे नहीं है आदमी के कि वो मांस को चीर के खा जाए, नहीं खा सकता। आग से जला नहीं खा रहा है, पा रहा है, तो खाएगा क्या? मांसाहार नहीं कर सकता आदमी। हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, कच्चा मांस खा जाते थे। बिना आग के कच्चा मांस खाना संभव नहीं, दांतों से फाड़ नहीं सकते। लोग बोलते बहुत कुछ है, आप उस कल्पना को दौड़ाइए, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। यदि कभी खाया भी होगा तो एक आधी टुकड़ा खाया होगा। मुख्य आहार नहीं है। अनाज जो है, अन्न जो है, चावल गेहूं मुख्य आहार नहीं है। वहां मुख्य आहार पत्ती है। फल सोच रहे, जंगल में फल होता है क्या? देखा है कभी आपने? मैं तो जंगल में रहा हूं, घुमा हूं, देखा हूं, कोई फल नहीं है। गूलर, पीपल, बरगद, यही सबसे मीठे फल हैं जंगल के, और कोई फल होता ही नहीं। और वहां पर भालू बैठा रहता है। मतलब आप, हम तो कहानियों में पढ़ लेते हैं, आप कभी जंगल को देखिए, जंगल को एक बार कल्पना में लाइए कि कैसा होगा। वहां भालू मिलेगा आपको, गूलर के पेड़ के नीचे, और उसकी गंध से भालू पगलाया रहता है। तो मनुष्य उस समय खाना नहीं खा पा रहा है। वहां से थोड़ा थोड़ा समय शक्ति बचा के कहां तक पहुंचा है, तो वहां प्रोग्रेस बहुत स्लो। जैसे आग पा लिया, उसके बाद बहुत चीजें पा लिया, मिट्टी के बर्तन पा लिया, पानी का स्टोर पा लिया, उसके बाद अनाज वनाज खा पाया। उसके बाद लोहा पा गया, पहले दूसरे धातु आए, लोहा थोड़ा बाद में आया। लोहा पा गया माने वो उसको ऐसी चीज मिल गई, हर चीज को काट पीट सकता है, तो प्रोग्रेस बहुत फास्ट हुई। ऐसा करके हुआ। विद्युत पा गया माने वो एनर्जी जानवर के शक्ति से काम कराता था, अब ईंधन को पा गया माने वो 10 टाइम्स और इंक्रीज हो गया, या 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया। फिर ऑटोमेशन आ गया, उससे फिर 100 टाइम्स हुआ। फिर सॉफ्टवेयर हो गया, केवल लॉजिक करना है, सब चीजें अपने आप होगी। तो सॉफ्टवेयर बाद में आएगा, पहले ये सब यंत्र पहले बने होंगे। पहले आदमी सॉफ्टवेयर बनाएगा, बाद में आग का आविष्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही क्रम है, इसी को जागृति क्रम कह रहे हैं, है ना? तो इसी क्रम में ही होना था, वही हुआ है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा प्रोग्रेस है, इसमें और कम समय में और ज्यादा प्रोग्रेस है, इसमें कम समय में और ज्यादा, ऐसा आया है। अभी आपने जो समझाया डेफिनेशन को जोड़ के बहुत अच्छे से समझ में आया। बाबा जी ने काफ़ी विस्तृत है ना दिया, और हर क्रिया में थोड़ा दर्शन कैसे आया, तो इसको समझने का कैसा करें? मतलब अभी ये समझ में आ गया थोड़ा, जो भी आपने बताया। अभी इसमें जो विस्तृत जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसमें हर लाइन को समझना आवश्यक है क्या, या कैसे कैसे इसको लिया? हर लाइन को ही समझना आवश्यक है। मेरा जो सोचना है भैया, मैंने कैसा किया,
जब मैं शुरू में आया था तो बाबा जी की बात भी नहीं समझ में आती थी, है ना। वो उससे फैमिलियर होने में 10-12 साल 15 साल लग गया। तो उस समय 2-3 पुस्तकें थी, मानव व्यवहार दर्शन था, परमाणु में विकास करके एक पुस्तक था जो समाधानात्मक भौतिकवाद के 2 चैप्टर है, और अनुभव दर्शन था। तो उसको मैं रोज पढ़ता था। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि ये समझ में कैसे आएगा, बार बार पढ़ने से समझ में आएगा? बोले हाँ आएगा। तो जैसे रामायण या गीता पाठ करते हैं वैसा मैं रोज एक बार पढ़ता था। परमाणु में विकास वाले पुस्तक को डेली एक पाठ करता था। 2 अध्याय हैं, आधा घंटा लगता था, 1 घंटा जोर जोर से बोल के पढ़ता था। कम से कम मैं 1.5 साल, मतलब लगभग 600 बार लगातार पढ़ा हूं। कभी छूटा तो बाद में फिर। और मानव व्यवहार दर्शन का आज 2 पेज, कभी 10 पेज, कभी 4 पेज, कभी ऐसा पढ़ता था। अनुभव दर्शन, ये तीनों मेरे को रट गए थे। अब ये रटा 1 साल में तो नहीं, इसको भी 5-6 साल लगे या 10 साल लगे। उसके बाद बोलना, बार बार बोलना। तो ये जो रोज पढ़ने से ना कुछ हमको होता है। एक लाइन को मैं 1000 बार पढ़ूंगा तो अनुभव नहीं हो जाएगा। लोगों ने बोला कि राम 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 को 1 करोड़ बार बोलोगे तो अनुभव हो जाएगा। लोग बोलते हैं, है ना। तो अस्तित्व सहअस्तित्व है, अस्तित्व सहअस्तित्व है, अस्तित्व सहअस्तित्व है, ऐसा यदि 1 करोड़ बार बोलूं तो नहीं होगा, है ना। तो पुस्तक में आगे लिखा है सहअस्तित्व यहाँ कैसे है, वहां कैसे है, वहां कैसे है, वहां कैसे, एक जगह नहीं लिखा है। तो जब हम एक राउंड पढ़ते हैं तो 200-400 जगह अपने को स्मरण में आ जाता है, एक आध जगह अपने को हिट हो जाता है। अगले राउंड पढ़ते हैं तो 2-4 जगह और हिट हो जाता है। उसके अगले, तो मेरे हिसाब से रोज आधा-1 घंटा समय लगाया जाए, है ना। 1 घंटे में आराम से 10 पेज हो जाता है। शुरू में शायद नहीं होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ा जाए और वो हो जाएगा। और हर राउंड में, 1 वर्ष में 1 राउंड होगा, शायद 1-8% समझ में आ जाए। तो कभी कभी जंप भी हो जाएगा 2-4-5% का। और एक समय तक तो बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पात्रता पूरी है। जितनी पात्रता है उतना समझ लिए, फिर पात्रता बढ़े कैसे वो कार्यक्रम है। जो प्रॉब्लम आई, जैसे मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ, है ना। मैं तो दिव्य मानव से चिपक के ही बैठ गया था। क्यों नहीं हुआ? सीधा उत्तर है, पात्रता नहीं थी। पात्रता बढ़ी कि नहीं? मुझे लगता है बढ़ी। क्या क्या किया? सब कुछ किया। वहां जितने प्रकार के काम होते हैं सब कुछ किया। तो पात्रता बनना एक समय वाला भी है और कुछ करना भी है। तो व्यवहार अभ्यास, पढ़ना माने चिंतनाभ्यास बोलो, है तो नहीं चिंतनाभ्यास, है ना, पर कोशिश है चिंतनाभ्यास की। तो पढ़ना और ऐसी गोष्ठियों में बैठना, ये चिंतनाभ्यास की कोशिश है। और कर्माभ्यास, इन तीनों को करना है। तो दिव्य मानव जो करता है उसी को अनुकरण, उसी को अनुसरण करना, उसी का आज्ञा पालन करना, उसी को सोचना, उस प्रक्रिया में लगे रहने से कभी कोई ना कोई चीज स्फुरन हो जाएगी। यही विधि है। हम राक्षसों का भी कुछ कुछ अनुकरण कर ले रहे हैं ना, सिनेमा देख के। वो राक्षसों का ही तो अनुकरण अनुसरण है, करते हैं कुछ। तो कुछ दिव्य मानव का भी कर ले, कोई बुराई नहीं है। जैसे क्या ज्यादा ये पढ़ाते हैं ना बच्चों को, जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो 2 तरीके होते हैं उसमें। एक तो हम बहुत सारे एग्जांपल देके, सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे को कंसेप्ट समझाते हैं, उससे उसको समझ आता है। एक होता है कि हर चीज में कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होती क्योंकि बच्चा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, तो हम रिपीट कराते हैं चीजों को ना, रिपीट रिपीट रिपीट। बस। वो करते करते वो 8-10 बार, 20 बार, 25 बार, किसी को जल्दी कंसेप्ट समझ आ जाता है रेपिटेशन से, किसी को बहुत बाद में आता है। और ज्यादा तो मैंने, जैसे हम जितने भी टीचर्स हैं, हमारा सबका ये अनुभव रहा है कि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो जो पढ़ाते टाइम जो कंसेप्ट बनते हैं ना, वो पढ़ते टाइम कभी बने ही नहीं। बस बस वही। इसीलिए जो रिपीट करना मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल टूल है। और मॉडर्न एजुकेशन में बोला गया है कि आदमी बोर हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो अच्छा मित्र है उससे हम बार बार मिलना चाहते हैं, रिपीट करते हैं उसको। जिसको हम पसंद करते हैं उससे हम बार बार रिपीट करते हैं। जो गाना हमको पसंद होता है उसको रिपीट करते हैं। जो कपड़ा अच्छा लगता है उसको बार बार पहनते हैं। जो खाना अच्छा लगता है उसको रिपीट करते हैं। तो रिपीट करना बोरिंग नहीं है, रिपीट करना एंटी बोरिंग है।
तो रिपीट करना ही ज्ञान का दरवाजा है। रिपीट करना हो गया माने वो तृप्ति हो गई, तृप्ति से ही रिपीट होता है। हम रोज सुबह नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट करना अनिवार्य काम है। मॉडर्निटी इसको विरोध कर रही है, नया चाहिए। नया कहां तक होगा भैया? भाई हम हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उसको रिपीट करते हैं क्या कि नया ढूंढते हैं? हम उसको रिपीट करते हैं, हम चाहते हैं कि उससे रोज रोज मिले, बार बार मिले, हर चीज में ऐसा। तो रिपीट करना एक कार्यक्रम है और उसका बार बार अभ्यास करना। पर मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं कोई प्रमाण नहीं हूं, है ना। ये क्या ज्यादा जरूरी है, अनुभव हो जाए या मान्यतापूर्ण आचरण की जितनी समझ बने, चाहे टूटी फूटी, उसको हम व्यवहार में ला पाए? भैया व्यवहार में लाए बिना तो अनुभव नहीं होगा। तो साक्षात्कार कब होता है? हम जहां रहते हैं उससे थोड़ा आगे वाला दिखता है। तो मैं यदि बहुत नीचे हूं तो आगे वाला दिखेगा कितना? यदि दिख गया तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उससे आगे वाला दिखेगा। तो जो मुझे स्वीकार हुआ है उस वहां तक जीना, तब उससे आगे वाला पात्रता बनेगी। जो स्वीकार नहीं हुआ है क्या करेंगे? मान लीजिए मुझे पहला लाइन ही है, सामाजिक नियम स्वीकार नहीं हुआ है, तो क्या करूं? सामाजिक नियम को स्वीकार करने की कोशिश करूं, जो कर रहे हैं उनके साथ बैठूं, उनका सुनूं। मैं उल्टा करता हूं, उनको मैं सुनाता हूं। अब क्या होगा? उल्टा है ना। तो श्रुति स्मृति, भैया इसमें थोड़ा सा जैसे कल्पनाशीलता का विकास हुआ है समय के साथ, इसमें मेधस तो समृद्धि रहता है या उसमें? मेधस समृद्धि पूर्ण ही है, उसमें विकास नहीं, उसमें विकास की जरूरत नहीं। बताया ना कि जरूरत से ज्यादा मिल गया है। लेकिन मान लो कुछ जैसे बता दें कि उसका कुछ यूज ही नहीं कर रहे कुछ हिस्से का, तो उसमें कुछ तो हाँ हाँ, जैसे हमको ये मोबाइल मिल गया है, इसके पूरे फंक्शन में जानता ही नहीं अभी तक, है ना। हम केवल YouTube देख के खुश हैं, है ना। इसमें और भी फंक्शन है, पता ही नहीं है। तो वैसे ही इस ब्रेन और शरीर के बहुत सारे फंक्शन है, हमको पता ही नहीं है, हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो वो आवश्यकता पहले बनेगी तो पता होगा। आवश्यकता कैसे पता लगती है? कि जब एक जिम्नास्ट से मिलते हैं, पता चलता है कि वो ऐसे वैसे कूद काद लेता है, तो लगता है मैं भी करूंगा। तो किसी को देखने से हमारे अंदर वो बनता है। तो हमसे श्रेष्ठ या हमसे विकसित का जब सानिध्य की हम कोशिश करते हैं, तो वहां हमारे जो पात्रता योग्यता से अधिक चीजें दिखती है। जब हम अपने से अविकसित का सानिध्य ढूंढते हैं, तो फिर उसमें हमारा उत्थान का संभावना कम है, वहां शासन है। अब अपने से अविकसित को चलाने से उत्थान नहीं है, अपने से विकसित के सानिध्य में उत्थान है। तो लिखा है हमारा व्यवहार दर्शन में, संसार के समस्त क्रियाकलाप अविकसित का आस्वादन, विकसित का सानिध्य और व्यापकता की अनुभूति के लिए है। तीन काम है। अविकसित का आस्वादन, अविकसित माने तीनों अवस्था तो है ही है, और अपने से अविकसित मानव भी हो सकता है, उसका आस्वादन, उसको अपने मन मर्जी चलाना। विकसित का सानिध्य, किसी को विकसित स्वीकार के उसका सानिध्य के लिए प्रयास करना। और तीसरा है फिर व्यापकता की अनुभूति। तो विकसित के सानिध्य के बिना व्यापकता की अनुभूति नहीं होगी। अविकसित का सानिध्य छोड़ना पड़ेगा, अविकसित का आस्वादन को कम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला लिखा है मानव व्यवहार दर्शन में। संपूर्ण श्रुति प्रत्येक एक अपने स्वसहित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही उद्गमशील है। प्रत्येक एक अपने स्वसहित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उद्गमशील है। तो संपूर्ण श्रुति
जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि प्रत्येक एक स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये उन्होंने देखा, इसको उन्होंने लिखा, ये इस रूप में श्रुति को बनाया। ये हर चीज को इस ढंग से ही लिखा, तो ये श्रुति है। ये परंपरा में प्रचलित नहीं है। प्रत्येक एक स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, ये प्रचलित नहीं है। व्यवस्था को नहीं स्वीकार रहे हैं। पृथ्वी और सूरज एक दूसरे के प्रति जो एक संघर्ष से ये सेट है ना। परमाणु को भी संघर्ष से सेट है, ऐसा करके बताया। तो ये अलग ढंग से चीजों को पूरा बोल रहे हैं कि हर चीज समाधान है, हर चीज व्यवस्था है, हर इकाई व्यवस्था में है और मानव केवल व्यवस्था में नहीं है। मानव की व्यवस्था क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण मानव की व्यवस्था है। वो करेगा तो व्यवस्था में आएगा। तो संप्रेषणा ही श्रुति है, एक जगह लिखा हुआ है। माने जो भी संप्रेषणा किया है वो सब श्रुति ही है। यहां मध्यस्थ दर्शन में जो भी संप्रेषणा किया गया है वो श्रुति पूर्वक ही किया है। तो भैया आगे जैसे नई बुक में 160 पे आया है कि श्रुति को पहचानने के उपरांत अथवा सत्य समझ में आने के उपरांत आवश्यकता अनुसार बारंबार संप्रेषित, प्रकाशित व अभिव्यक्त करने के लिए प्रकाशोदय क्रिया स्मृति के नाम से जाती है। तो यहाँ संप्रेषणा जो बारंबार आवश्यकता अनुसार संप्रेषित कर रहे हैं उसको स्मृति भी कहा है। हाँ, वही स्मृति। और लेकिन संप्रेषणा श्रुति है ये भी कहा है। उनकी जो संप्रेषणा है वो श्रुति, उनकी संप्रेषणा श्रुति। नई बुक में 160 पे बोल्ड में 26 के बाद सत्य ही श्रुति का मूल रूप प्रत्येक पैराग्राफ बोल्ड में, इसमें जो सेकंड बोल्ड है। ये जो 26 बिंदु है ना, ये पूरा मध्यस्थ दर्शन है ना। उनका जो हुआ श्रुति बना, उसके बाद स्मृति हुई। हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्मृति होगी, उसकी श्रुति करेंगे, उसका साक्षात्कार का प्रयास करेंगे। अनुभव मूलक श्रुति स्मृति पूर्वक मूल्यांकन करते हैं। हर चीज का मूल्यांकन करेंगे ना। तो वो जिन चीजों का स्मरण हुआ होगा, जो कि उसका भी करेंगे। जिसका अनुभव हुआ है उसी को तो हम मूल्यांकन कर पाएंगे। मान लो पद में है और मैं नहीं हूं, तो मैं मूल्यांकन थोड़ी करूंगा आपका। मैं तो नीचे हूं। मैं जागृत हूं तो फिर अपने से कम या अपने से बराबर तक का मूल्यांकन करूंगा। तो सारी अच्छाइयों का मैं तभी मूल्यांकन कर पाऊंगा जब मैं उसका धारक वाहक हूं ना। जो मेरे में नहीं है आपका, आप मैथमेटिक्स जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं मूल्यांकन थोड़ी कर सकता भाई। ठीक है, मैं यदि गलती से वहां का प्रिंसिपल बन गया तो मेरे पास डंडा तो आ जाएगा, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स का मैं मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा। मैं उस आदमी को पीड़ित कर सकता हूं, है ना, उसको क्लास में भेज सकता हूं। वो सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो नहीं हो पाएगा। तो वो तभी होता है कि जब मेरे पास वो पात्रता रहे और वो श्रुति पूर्वक आएगा। मूल्यांकन साक्षात्कार के पूर्व ही होगा, के पश्चात ही होगा सही का मूल्यांकन, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो परंपरा विधि से होगा या अनुकरण अनुसरण विधि से भी कुछ सीमा तक हो सकता है। परंपरा विधि रूप, बल, धन, पद, यश, इसके आधार पर समाज का मूल्यांकन, ये परंपरा है। तो ये जो 26 बिंदु हैं भैया, ये मुद्दे हैं जो कि श्रुति में आते हैं। हाँ, मूल में पूरा मध्यस्थ दर्शन श्रुति पूर्वक आया है। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ मूल शब्द बनाए, उसके बाद फिर 2, 3, 4 को जोड़ के एक एक बनाया। ऐसा करते हुए फिर अलग अलग सेट बनाए
ऐसा पूरा फैला हुआ है ना। और इसको बार बार नए नए अंदाज से सेट बनाते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये एक बार श्रुति हो गई है, फिर स्मृति पूर्वक बनता है, तो उसमें श्रुति समाया है ना। तो फिर बोलेंगे श्रुति स्मृति पूर्वक कर रहा है। किसी का यदि श्रुति नहीं है और वो कर रहा है तो बोलेंगे स्मृति पूर्वक कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसको श्रुति हो जाएगी, उस कामना में कर रहा है। तो गलत वो भी नहीं है, कामना बनी रहनी चाहिए। तो स्मृति से श्रुति तक पहुंचने का मार्ग है। तो हम जो बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ने का मतलब स्मृति से श्रुति में जाने की प्रक्रिया को हम मतलब बार बार उद्दीप्त कर रहे हैं। मतलब ये अलग अलग पैराग्राफ से वो 50 मूल शब्द तक पहुंचने का वो है। शब्दों का एक स्ट्रक्चर है, ये माने ये माने ये, उसके बाद फिर और आगे बढ़ के फैला है। उसमें से कुछ चीजें परंपरा में मैच नहीं करता। जैसे मैंने बता दिया, जैसे पारगामी शब्द जो है दूसरा अर्थ कह रहा है, बाबा जी दूसरा अर्थ कह रहे हैं, है ना। गमन वाला है ही नहीं, कुछ स्थिति बोल रहे हैं। तो यदि व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही कंट्राडिक्शन लगेगा, लेकिन यदि परिभाषा विधि से जाएंगे तो लगेगा बहुत सटीक बोला है और ये शब्द कम पड़ रहे हैं, ये पाया जाएगा। भाई ये कवर हो गया कि कुछ पॉइंट्स में श्रुति स्मृति पूर्वक लिखा है, कुछ में स्मृति श्रुति पूर्वक लिखा, उसका डिफरेंस ये हो गया। सिंपल भैया, यदि अपन अध्ययन विधि से जा रहे हैं तो स्मृति श्रुति होगी, और अनुभव मूलक आ रहा है तो श्रुति स्मृति होगी। उसी को हम इधर लिख दिए हैं कि अध्ययन द्वारा साक्षात्कार कहलाएगा वही चीज, और वही चीज अनुभव मूलक में चिंतन कहलाएगा, सेम चीज रहेगी। वो तो क्लियर है, लेकिन किस पॉइंट में कैसे लिया है वो, मतलब अगर वो उसका कोई लॉजिक है? नहीं भैया, लॉजिक नहीं है, सब श्रुति स्मृति पूर्वक ही है जो बाबा जी ने किया है पूरा। यदि कहीं लिखने में स्मृति श्रुति आ गया है तो भी उसका मतलब वही है, क्योंकि उनका तो चित्रण शून्य हो गया था ना। समाधि जब हुआ तो स्लेट खाली हो गई, फिर जो स्लेट भरा गया वो श्रुति पूर्वक ही भरा गया। समाधि हुई माने क्लीन स्लेट हुआ, फिर संयम में पूरा स्लेट को भरा गया। क्लीन स्लेट हो गया मतलब ये कुछ भी नहीं था, चित्रण समाप्त हो गया, आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई, एक भी इकाई नहीं रही एक स्टेज में। जब वो स्टेट में थे, जब वो समाधि की स्टेट में होते, फिर जब वो जैसे घर आ गए या जो भी मतलब अपने दिनचर्या में है, तब पुराने चित्रण कोई प्रभावशील नहीं रहे, इसीलिए किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन जब संयम किया तो फिर से पूरा भर दिया। संयम का मतलब फिर से भर देना, नए तरीके से श्रुति पूर्वक अनुभव पूर्वक पूरा श्रुति हुई, वो भर गया और वो चलने लगा बाद में। तो समाधि में जाके ही तो संयम हुआ ना। स्लेट को क्लीन करने के बाद फिर से लिखना शुरू हुआ, वो संयम है। तो इसीलिए उनका पूरा श्रुति हुआ। हम लोग का स्मृति बहुत सारे हैं, उसमें से जो खराब स्मृतियां हैं, जो व्यवहार में प्रमाणित होने वाली नहीं है, वो विलुप्त होंगे, मिटेंगे या महत्वहीन होकर एक कॉन्टेम्परे रहेंगे। और जो अच्छे वाले हैं वो भास आभास प्रतीति से जुड़ के अनुभव तक जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। तो अच्छे वाले धीरे धीरे उभरने लगेंगे, कमजोर वाले धीरे धीरे दबने लगेंगे। तो ये संयम करने के लिए कहा नहीं है बाबा ने कि किया जाए, या यही प्रक्रिया है, इसी तरीके से ही करना है? परंपरा में तो यही लिखा हुआ है, किसी को नया करना है तो फिर छूट है ही है।
पहले मैं पूछता था कि आपकी जैसा संयम किए मैं क्यों नहीं कर सकता। बिना समाधि के नहीं होता है, करना है तो करके देखो कुछ। क्योंकि स्लेट क्लीन होने के पहले जो भी देखेंगे ना वो तो सब घुस जाएगा ना। पूरे चीज को हटा पाना हमारा हटता ही नहीं है ना। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर शेर भी आ जाता है, हाथी भी आ जाता है ना। पढ़ते कुछ और है, अब क्या करेंगे? उसको आने नहीं देना ही तो समाधि में हुआ है। ये लास्ट पैराग्राफ की पहली 2 लाइन श्रुति स्मृति की, परमाणु में विकास रूपी गठनपूर्ण परमाणु को चैतन्य इकाई के रूप में जीवन पद में पहचानना, जानना, मानना, जीवन सहज क्रिया कार्य को प्रमाणित करना श्रुति स्मृति है। ठीक है, यहाँ तक। उसे व्यवहार में संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यांकन, उपकृति अनुभव है। ठीक है, इसे संप्रेषित करना स्मृति श्रुति है। तो बाबा जी ने ये सब किया, लेकिन अभी आपने कहा कि बाबा जी का तो श्रुति स्मृति पूर्वक ही हुआ, तो यहाँ स्मृति श्रुति कह रहे हैं। हाँ, ये जो व्यवहार वाला भाग है, संबंधों को पहचानना, देखिए व्यवहार में संबंध जो है पहले से पहचाने गए। मतलब परंपरा में जीते समय उन्होंने बहुत सारे संबंध को पहचान लिया, वो स्मृति ही है। और उसमें चीज़ों को उन्होंने ठीक किया बाद में। जैसे पहले उन्होंने जिया, बहुत सारी चीज़ें फिर उस समय करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग आए तो उनके साथ जो निर्वाह किया उसके निर्वाह के तरीके को ठीक किया। पहले बाबा जी का जो संबंध था आस्थावादी विधि से बहुत कुछ था। बहुत सारे लोग उनको आस्थावादी विधि से गुरु मानते थे, वो बहुत सारे लोग ऐसे, उसको धीरे धीरे उन्होंने ठीक किया। तो ये स्मृति पूर्वक कुछ चीज़ों को ठीक किया। पता है ना, जो उनको जैसे समृद्धि का डिजाइन बाद में बनाया। समृद्धि पहले उनका जैसा चलता था, कम में ज़्यादा में वो रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा नया डिज़ाइन बनाया, उसको किया, उसमें समय लगाया। तो उनको सब तुरंत हो गया ऐसा नहीं है। मतलब जो समझ वाला भाग है वो पूरा हो गया, व्यवहार में प्रमाणित वाला समय के साथ हुआ। पहले लोग सुनते ही नहीं थे, कुछ भी बोलते थे वो अपने ही इसमें ट्रांसलेट करते थे। आदर्शवादी लोग अपना ही सोचते थे, वो सुन ही नहीं पाते थे। तो जो बाबा ने जो मूल अनुसंधान को जब लेके उसको प्रैक्टिकली जीने में कैसे लाना है, उसमें जब लिखा और उसमें कुछ समय लगा, तो उसमें जो बाद वाला है उसको हम स्मृति श्रुति कहते हैं। व्यवहार वाला बहुत सारा भाग श्रुति स्मृति श्रुति है, कुछ जो है श्रुति स्मृति भी है। कुछ तो ठीक था ही ना। जैसे बाबा जी पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा नहीं करते रहे, तो वो ठीक था ही था। बहुत कुछ ठीक था, पर समृद्धि नहीं थी। उसमें क्या था कि जो मिल गया उसमें खा लिए, रह लिए, उसमें दुखी नहीं हुए, उसका प्रैक्टिस था। जो परंपरा में जो सिखाया उतना कर लिया उन्होंने। जिसको संस्कार भी कहते हैं, संस्कार भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब समाधि संयम से पहले परपीड़ा भी नहीं करते थे। हाँ, वैसा कुछ नहीं करते थे। झगड़ा लड़ाई उनका कुछ नहीं रहा, लोगों से बात ही नहीं करते। स्टार्ट तो वहीं से किए ना कि सुबह 6 से शाम को 6 तक साधना इसलिए करना है कि किसी से भेंट ना हो। भेंट होगी तो बातचीत होगी। लोग जुआ खेलते थे, जुआ खेलने बोलेंगे, अब क्या करेंगे, है ना। पान खाते थे, गुटखा खाते थे, गांजा पीते थे, नहीं पियो तो झगड़ा होगा। भाई साधु 90% साधु गांजा पीता है, तो कैसे करेंगे। तो वहां आके देखा उन्होंने, तो उन्होंने पहले ही व्यवहार को बंद किया। जो साधु बीमार होता था या गृहस्थ बीमार होता था उनके पास आते थे, उतना ही उनका काम था मुख्य रूप से। तो बहुत सीमित व्यवहार था, मुख्य व्यवहार माता जी का था। और उस समय आस्था होने के कारण लोग एक प्रकार से उनको मान लिए थे बहुत जल्दी, तो वैसा और नियंत्रित हो गया व्यवहार, तो झगड़ा करने की नौबत ही नहीं आई।
और उतना झगड़ा भी नहीं था वैसी अमरकंटक जगह में, आज भी झगड़ा कम है, तो भी है, सामाजिक फैक्टर भी हैं। परपीड़ा और दयापूर्ण कार्यव्यवहार के बीच में क्या होता है? भैया परपीड़ा माने किसी को तंग करना, वही चीज नहीं करना एक प्रकार से दयापूर्ण कार्य का शुरुआत बोलेंगे। उसमें किसी ने टाइम पूछा, टाइम सही बता दिया, वो भी दयापूर्ण कार्य का कम से कम स्वरूप है। किसी ने रास्ता पूछा, रास्ता सही बताया, वो भी दयापूर्ण कार्य है। वहां से स्टार्ट हो रहा है। अब उसमें समय के साथ बढ़ता है, अजनबी के साथ कुछ और है, पड़ोसी के साथ कुछ और है, जिनके साथ काम कर रहे हैं वहां कुछ और है ना। उसको लिखित में डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल है ना। भाई पति पत्नी ही है, पहले दिन जो बात होती है दूसरे दिन वो नहीं होती, 1 साल के बाद वो नहीं होती, 10 साल के बाद वो नहीं होता, स्वरूप बदल जाता है ना। कैसे बोलेंगे एक होगा? भाषा बदल जाता है, पूरकता बदल जाता है, सब हो जाता है, बदलता रहता है। तो ये समय के साथ पहचानना होता है। वो एक लाइव जिंदगी है, आज ये चाहिए, कल ये चाहिए। तो भैया भ्रमित अवस्था में व्यवहार में झगड़ा ना हो और तृप्ति ना हो, ऐसा नियम नहीं है, ऐसे कह सकते हैं? हाँ एकदम। पर कुछ समय के लिए तृप्ति होती है, इसको दूसरी भाषा में भी बोला जा सकता है, कुछ समय के लिए तृप्ति होती है, उसकी निरंतरता नहीं होती है। और अभी जो छोटे छोटे पैच में हमारे जो छोटे छोटे लोगों के साथ बनते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े ही हैं। ये जैसे बाबा जी ने इसको कई सेटों में लिखा। अब कोई आदमी ये चाहे कि वो इसको आधा या चौथाई से काम चलाए, आधा जैसे दर्शन उसमें से आधा भाग ले ले या चौथाई ले ले, क्योंकि वो एक ही चीज कई तरह से उसको पढ़ना है तो पढ़े, उसके लिए कौन मना करता है ना। किसी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो बाबा जी उसको भी नहीं बोल रहे हैं कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो पूरा बोल, आप पूरा और आधा, मैं तो 0 तक बोल रहा हूँ, उसकी भी स्वतंत्रता है। तो बेसिकली पठन पूर्वक श्रवण और श्रवण पूर्वक स्मृति में आना और स्मृति पूर्वक मनन, इस तरह से ये चलता रहेगा। स्मृति के बिना मनन कैसे करोगे? स्मृति तो चाहिए ही ना। शब्दों का रहेगा, तर्कों का रहेगा, इन शब्द और तर्कों से कभी वस्तु तक पहुंचेंगे। न्याय अनुभव मूल स्मृति सहित श्रुति है। कहाँ पे है भैया? Page 204, ऊपर से second line। न्याय अनुभव मूलक स्मृति सहित श्रुति है। न्याय अनुभव मूलक स्मृति सहित श्रुति है। अनुभव मूल आ गया है, इसमें मूलक है कि मूल है आप में? हाँ। अनुभव मूलक स्मृति माने अनुभव मूलक श्रुति होगा तभी स्मृति होगा। तो न्याय में हो क्या रहा है कि किसी को अनुभव हो गया है, उसके बाद वो न्याय कर पा रहा है। अनुभव मूलक का मतलब उसको अनुभव हो ही गया है, अब वो न्याय कर रहा है। तो न्याय कर रहा है मतलब किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने संबंध को पहचाना, वहां वो निर्वाह कर रहे हैं। तो उसमें व्यवहार में मूल्यों को दे पा रहे हैं और वो ले पा रहा है, तब न्याय हो रहा है। तो वो कम ही ले पाता है, जिसके साथ कर रहे हैं अनुभव वाला ज्यादा करता है, उसमें से कुछ भाग को वो ले रहा है तो उसको न्याय लगता है।
तो ये जो स्मृति सह श्रुति है वो दूसरे व्यक्ति की, जिसके साथ अनुभवपूर्ण व्यक्ति न्याय कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो अनुभव मूलक है उसको तो अनुभव ही है, दूसरा व्यक्ति के लिए क्या है? जैसे जो व्यक्ति अनुभव मूलक कर रहा है वो तो फिर अनुभव मूलक ही पहले श्रुति हुई, उसके बाद उसकी स्मृति हुई। वो कैसे होता है? संबंध की पहचान होती है। तो कोई आता है तो वहाँ संबंध की पहचान होती है। जैसे भाई क्यों आए? भाई बाबा जी मैं जिज्ञासा करने आया, कुछ समझने आया, तो वहाँ फिर संबंध पहचान हुई या संबंध का भास हुआ कि अब समझने और समझाने के स्तर पर बातचीत होगी। एक समझाने वाला है, मान लिया गया पहले ही, एक व्यक्ति ने मान लिया कि आप समझाने वाले हो, तो वो प्रामाणिक की जगह पे, वो जिज्ञासु की जगह पे, उसके बाद फिर बातचीत हुई। तो उसकी जिज्ञासा तृप्त हो रही कि नहीं? वो जिज्ञासा अपने ढंग से तृप्त करना चाहता है। कुछ समय तक उत्तर दिया जाता है, एक समय के बाद बोलता है कि बेटा यहाँ तक तो तुम्हारा चलेगा, अब मेरा चलेगा, अब तुम्हारे विधि से तुमको समझ में नहीं आएगा। ये कई बार बोले हैं, मुझे बोले हैं, कई लोग को बोले कि अब तुम्हारे विधि से नहीं होगा, तुम्हारे विधि से जहां तक होना था वो हो चुका है, अब ऐसा करो। तो वहां पर बहुत प्रामाणिकता पूर्वक, दबाव पूर्वक बोल रहे हैं कि इस विधि से नहीं होगा बेटा। तो वो डांट दिया क्या? वो अन्याय है कि न्याय है? वो मेरे हिसाब से वो न्याय है। उसको ये बताना कि इस विधि से नहीं होगा बेटा, बंद कर, बहुत कर लिया। मैंने कोई चीज एक बार पूछा तो उन्होंने बोला कि ये 1000 बार हो चुका है। कितने बार बोलना पड़ेगा बताओ? मतलब ऐसा नहीं कि तुम रोज पूछ लो, अब हो गया, अब हम बोलेंगे नहीं, जो बोले हैं उसको तुम अब सोचो। मतलब इस रूप में भी बोला है हमको। पहले जितना बार पूछो उतने बार बोलते थे, एक दिन ये भी बोल दिया कि 1000 हो गया है। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोला अब नहीं बोलेंगे, पर ये जरूर बोला कि 1000 बार हो गया है, खुद तुम समझो उसमें। तो उस व्यवहार में और पहले दिन मेरे से जो व्यवहार किए, जमीन आसमान का अंतर है। पहले दिन हमको ऐसा बोला कि बाप रे ये तो बहुत ही ज्ञानी है। हाँ, सभा में उन्होंने मुझे कई बार बोला है कि साधु हमारे जैसा समझा है और हमसे अच्छा व्यक्त होता है। मेरे को इतनी शर्म आती रही कि क्या बताऊं, आज भी शर्म आती, क्योंकि मेरे हाथ पैर ना कांपे इसलिए बोलते थे, मेरे को पता है वो। मेरे को इतना पता है कि वो क्यों बोल रहे हैं कि मेरे हाथ पैर ना कांपे सबके बीच बोलने में। कुछ लोगों ने इससे उल्टा भी लिया है कि बाबा जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया। लोग बोलते मानते हैं, तो भैया उनकी इच्छा है ना। मेरे हिसाब से मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिए, मेरे हाथ पैर कांपने को उन्होंने शांत किया। नहीं तो लोग मुझसे सुनेंगे क्यों। एक सभा में गया, ये लखनऊ के पास एक जगह है, एक कोई स्टील प्लांट बन रहा था, वहाँ शिविर चल रहा था, मैं शिविर ले रहा था, बाबा जी बाजू में बैठे रहते थे। तो बीच में किसी काम से बाबा जी गए कोई मिलने के लिए, तो एक आदमी ने हमसे पूछ लिया कि आपको अनुभव नहीं है, हम आपसे नहीं सुनेंगे। एकदम इससे घोर बेइज्जती कोई करेगा? तो हमने कहा कि देखिए आप बोल रहे हैं तभी मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे तभी मैं बोलूंगा, मैं खुद से थोड़ी आया हूं। बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे अनुभव नहीं है, आपको पता कैसे चला ये तो बताओ। सिंपल मैं पूछा, पूरी सभा उसके ऊपर चढ़ गई, उसको माफी मांगना पड़ा। तो शिष्टाचार की भी एक मर्यादा है, तो कोई भी सभा में बैठकर शिष्टाचार को नहीं तोड़ सकता है ना। तो वो भी है कुछ, तो जैसे आप हमको सुनना चाह रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, एक मिनिमम शिष्टाचार है ना। यदि सभी नहीं सुनना चाहेंगे तो अलग बात है, एक सुनना नहीं चाहेगा तो इसका उत्तर है वो बैठ जाएगा या बाहर बैठेगा, है ना। शिष्टाचार ही है। तो सभा की एक हम मर्यादा बनाते हैं, उस मर्यादा में चलते हैं। तो लोगों ने बहुत प्रकार से बोला, तो हम मर्यादा को बना के चलते हैं। तो बस मर्यादा को बना के रखना ही बड़ा काम है। और हम पहले ही बोल देते हैं भाई हमको अनुभव नहीं है ना। तो उसके बाद भी कोई सुनता है तो फिर हम क्या बोले।
अब तो हमारी गलती नहीं है ना। तो श्रेष्ठता भी अलग अलग डोमेन में अलग अलग ढंग से लोग मानते हैं, तो उसमें भी बहुत भ्रम होता है ना। सबसे ज्यादा भ्रम तो श्रेष्ठ लोगों ने ही फैलाया है ना। कुछ जेल में बंद हैं। ठीक है।